आज हम लोग वर्ग 10वीं के इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे कि आने वाले जो परीक्षा है उसे हम लोग आसानी से दे सके। सबसे पहले पहला सूत्र को देखेंगे है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। हम लोग जानते हैं यदि ये वृत्त है तो उस पर कई सारे हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जैसे कि ये है। इसलिए हम लोग इसको याद रखना है कि किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। सूत्र 2 को देखेंगे कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। यदि एक ये वृत्त है और किसी बाहरी बिंदु से इसमें स्पर्श रेखा खींचा जाए तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसलिए याद रखना है कि किसी बाह्य बिंदु, बाह्य मतलब बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसलिए याद रखना है कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2। सूत्र 3 को देखेंगे। सूत्र 3 है कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होता है। यदि हम लोग यहाँ से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। जैसे O से लेकर A और O से लेकर B, ये 2 स्पर्श रेखा यदि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। इस तरीके से याद रखना है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है दोनों की लंबाई समान होता है या बराबर होता है। सूत्र 4 को देखेंगे। वृत्त के स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है। तो यदि ये वृत्त है और इस पर यह स्पर्श रेखा है तो यहाँ जो त्रिज्या होगी वो लंब होता है। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। याद रखना है कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। इस तरीके से सूत्र 5 को आगे देखेंगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है। तो हम लोग जीवा कहते किसे हैं, तो यहाँ देखेंगे कि ये वृत्त है और वृत्त के किसी 2 पार्ट को कोई रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उसे हम लोग जीवा कहते हैं। इस तरीके से कई सारे जीवा होते हैं, लेकिन जो जीवा केंद्र से होकर के गुजरता है उसे हम लोग व्यास कहते हैं, और यही जो है सबसे बड़ी जीवा होती है। तो याद रखना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, तो व्यास कहलाता है। सूत्र आगे देखेंगे हम लोग माध्य में पढ़े होंगे कि माध्य बराबर क्या होता है, तो सिग्मा xi गुने fi बट्टा fi। अब यहाँ पे xi क्या होता है, तो xi वर्ग चिन्ह होता है, जिससे कि हम लोग वर्ग अंतराल में जो उच्च सीमा और निम्न सीमा दिया होता है उस दोनों के योग को आधे से भाग देने पर, या उच्च सीमा और निम्न सीमा होता है उस दोनों को जोड़ने पर और इसके बाद 2 से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे हम लोग वर्ग चिन्ह या xi कहते हैं। तो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हल किया जाता है। आगे सूत्र बहुलक के लिए है, तो बहुलक के लिए सूत्र याद रखना है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का सूत्र है, तो इस तरीके से हम लोग याद करके इसको रखेंगे। इससे आगे जो सूत्र है माध्यक है, तो माध्यक के लिए सूत्र है L प्लस N बट्टा 2 माइनस CF बट्टा F गुने H। तो अभी हम लोग केवल सूत्र को याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से बनाया जाता है उसको हम लोग आसानी से समझेंगे। सूत्र 9 है कि दी गई संख्या में अधिकतम संख्या एवं न्यूनतम संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कई सारे अंक दिए रहते हैं, जैसे 2, 3, 4, 8, 15, 35। अब इसमें कहेगा इसका परिशद निकालने के लिए तो जो सबसे ज्यादा मान होता है उसमें से सबसे कम को घटाया जाता है, और घटाने पर जो अंतर आता है उसे हम लोग परिसर कहते हैं। यह भी ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाता है कि कई सारे संख्या दिए रहते हैं और बताना रहता है कि इसका परिसर क्या होगा। तो हम लोग सबसे ज्यादा जो संख्या रहेगा
और सबसे कम जो संख्या रहेगा उस दोनों के अंतर निकालेंगे तो वो परिसर हमें प्राप्त होगा। अब वर्ग चिन्ह से संबंधित प्रश्न आता है कि वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह जैसे कि वर्ग अंतराल दिया रहता है कि 10 से 20, 20 से 30, तो जिसका जैसे 10 और 20 का कहेगा वर्ग चिन्ह बताने के लिए, तो 10 और 20 को जोड़ देते हैं, यानी 10 हो गया निम्न सीमा और 20 हो गया उच्च सीमा, यानी दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग करने पर जो आता है उसे हम लोग वर्ग चिन्ह कहते हैं। इसलिए इसका याद रखना है उच्च सीमा जो निम्न सीमा बट्टा 2, या पहले निम्न सीमा बाद में उच्च सीमा बट्टा 2 करके हम लोग वर्ग चिन्ह प्राप्त कर सकते हैं। सूत्र 11 को देखेंगे कि सर्वाधिक बार आने वाली जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, तो बहुलक कहलाता है। जैसे कि 3, 4, 3, 3, 2, इसमें सबसे ज्यादा बार 3 आया है, इस तरीके से बहुलक इसका 3 होगा, अर्थात सबसे ज्यादा बार जो संख्या आती है वो बहुलक कहलाता है। बहुलक बराबर ये सूत्र है, इस सूत्र को भी याद रखना है कि बहुलक बराबर क्या होता है, जब माध्यक दिया हो और माध्य दिया है, तो 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्य, इस तरीके से इस सूत्र को भी याद रखना है। सूत्र 13 को देखेंगे, क्या है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो जो घटना निश्चित तौर पे होगा ही उसे हम लोग निश्चित घटना कहते हैं। जैसे कि एक सिक्का है और दोनों ओर हेड है, यहाँ पे कहा जाए कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो यह एक निश्चित घटना है कि दोनों तरफ हेड है तो हेड ही आएगा। इस तरीके से ऐसी घटना की प्रायिकता 1 होता है। जबकि अनिश्चित घटना जिसे हम लोग असंभव घटना भी कहते हैं, उसका होना क्या होता है, तो 0 होता है। जैसे कि एक सिक्का है दोनों ओर हेड है, यहाँ पे पूछा जाए टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो कैसे भी किसी तरह से आएगा तो वहां पे हेड ही आएगा, अर्थात टेल नहीं आ सकता है। तो ऐसी घटना को हम लोग अनिश्चित घटना कहते हैं और इसकी प्रायिकता 0 होती है। इससे आगे 15 को देखेंगे कि प्रायिकता का मान क्या होता है। तो याद हमें ये रखना है कि प्रायिकता का मान 0 भी होता है, 0 से बड़ा भी होता है, और 1 होता है और 1 से छोटा होता है, यानी 0 से लेकर के 1 के बीच की संख्या होती है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि 0.1 है, 0.3 है, ये सब होगा, लेकिन कहेगा 2 तो 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 से ये ज्यादा है नहीं, माइनस में हो सकता है। इस तरीके से किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है 0 से बड़ा या बराबर, जबकि 1 से छोटा या बराबर होता है। आगे हम लोग देखेंगे किसी घटना के होने तथा नहीं होने की प्रायिकताओं का योग क्या होता है। तो कोई भी घटना की होना निश्चित है और नहीं होना भी एक निश्चित है, अर्थात किसी भी घटना की होने की नहीं होने की पूछा जाए तो उसकी दोनों का योग 1 होगा। जैसे कि यहाँ पे पी हो गया, यहाँ घटना होने की प्रायिकता है, और पी नहीं किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता है, तो दोनों का योग जो होगा वो 1 ही होता है। सूत्र 17 को देखेंगे कि प्रायिकता किसे कहते हैं, कैसे निकाला जाए। तो परिणामों के अनुकूल संख्या बट्टा परिणामों की कुल संख्या से हम लोग प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि जिसका निकालना होता है उसे हम लोग अनुकूल संख्या कहते हैं, और जितना दिया रहता है उस सारे को कुल संख्या कहते हैं। सूत्र 18 को देखेंगे कि पासे में लिखी संख्या कितनी होती है। तो हम लोग को मालूम होगा पासा जिसे हम डाइस कहते हैं, उस पर 1 से लेकर के 6 तक संख्या लिखा होता है। अब अंतिम सूत्र के रूप में हम लोग याद रखेंगे कि ताश में कुल संख्या कितनी होती है। ताश की जो गड्डी होती है उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं, यानी 52 ताश होता है, जिसमें 2 रंग के होते हैं, 26 लाल होता है जबकि 26 काला होता है। तो 26 लाल और 26 काला, कुल मिला के 52। और यही जो 26 होते हैं लाल, वो 13 गो ईंट होता है और 13 गो पान होता है, यानी पान लाल रंग का होता है, ईंट भी लाल रंग का होता है। हम लोग को याद रखने में सरल है कि ईंट का जो रंग होता है वो लाल ही होता है, और पान को हम लोग लाल के रूप में ही जानते हैं। इसके अलावा चीनी जो होती है वो काला होता है, और हुकुम का जो पत्ता होता है वो भी काला होता है, यानी 4 छाप वाला होता है, जिसमें 13-13 करके होता है। अब याद रखना कि इस पर जो लिखी संख्या होती है
तो इक्का लिखा हुआ वो भी 4 गो होता है, यानी एक ईंट वाला इक्का, एक पान वाला इक्का और एक चीरी वाला इक्का और एक हुकुम वाला इक्का। इसी प्रकार से दुग्गी भी एक ईंट वाला, एक पान वाला, एक चीरी वाला और एक हुकुम वाला। इस तरीके से 10 तक लिखा हुआ संख्या रहता है और वो 10 4 होते हैं। और 10 अब पूछा जाए कि इक्का लाल रंग के कितने होते हैं, तो लाल रंग के इक्का 2 होते हैं, एक ईंट छाप वाला और एक पान छाप वाला। इसी प्रकार से काला रंग का इक्का भी 2 होते हैं, एक चीरी छाप वाला और एक हुकुम छाप वाला। इसके आगे फेस कार्ड होता है। फेस कार्ड का अर्थ है कि उस पर तस्वीर होता है, यानी ताश पर चित्र वाला जो होता है वो कुल मिलाकर 12 होते हैं, यानी बादशाह 4 गो, बेगम 4 गो और गुलाम 4 गो। इस 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम कुल मिलाकर के 12 होते हैं। तो याद रखना कि फेस कार्ड की जो संख्या होती है, याद कर सकते हैं कि तस्वीर वाला जो पत्ता होता है उसकी संख्या 12 होता है। इस तरीके से हम लोग सूत्र का अध्ययन कर लिए। इस प्रकार से हम लोग 3 वीडियो में चैप्टर यानी वर्ग 10वीं का जितना भी फॉर्मूला था, लगभग सारा का सारा फॉर्मूला हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और परीक्षा में यदि अच्छे से अंक प्राप्त करना हो तो निश्चित तौर पे ये तीनों वीडियो का जो भी सूत्र है उसे हम लोग याद कर लेंगे।